ओके, सो देख लेते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया हुआ था। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में हमारा डायमेंशन सेक्शन चल रहा था और हमने जो डिस्कशन किया हुआ था वो डायमेंशंस फ्रॉम अ इक्वेशन पार्ट कर लिया हुआ था। ठीक है, इसमें कुछ मेजर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया भी थे, वो भी मुझे लगता है हमने क्लियर कर लिए हुए थे। कुछ रूल्स टाइप जो बनाए थे, मुझे लगता है उन सारे पार्ट्स में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो बताएं यार, अगर प्रीवियस लेक्चर में कुछ भी किसी को डाउट है, आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन। एनीवन? No, sir, no doubt. No doubt. Okay, good. Okay then, so let's see. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में कोई डाउट नहीं है, सो अभी स्टार्ट कर सकते हैं अपन न्यू पार्ट। डायमेंशन के यूजेस हमें देखने थे, सो यूजेस ऑफ डायमेंशन देख लेते हैं। यूजेस ऑफ डायमेंशन, चले। सो आज का जो हमारा डिस्कशन का पार्ट रहेगा वो टोटली किस पे बेस्ड होगा कि डायमेंशंस को किस फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं, यूजेस ऑफ डायमेंशंस। सो आज का पार्ट है यूजेस ऑफ डायमेंशंस। ओके, सो यूजेस ऑफ डायमेंशंस देख लेते हैं। सो यूजेस ऑफ डायमेंशन में अगर हम सबसे फर्स्ट यूज देखें तो फर्स्ट यूज इज टू चेक द ट्रूथनेस ऑफ अ इक्वेशन। क्या? टू चेक द ट्रूथनेस ऑफ अ इक्वेशन, ऑफ अ इक्वेशन। मतलब क्या है इस लाइन का मतलब समझ लेते हैं। टू चेक द ट्रूथनेस ऑफ अ इक्वेशन का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि अगर हमें सारे एलिमेंट्स की डायमेंशन पता है, मतलब हमें पता है कि सारे एलिमेंट्स का डायमेंशन क्या है, सो हम चेक कर सकते हैं कि कोई इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। ट्रूथनेस मतलब करेक्टनेस। सो कैसे चेक कर सकते हैं? बिकॉज इन एनी इक्वेशन dimension of LHS should be equal to RHS. yes, dimension of RHS. Okay, so by this we can say कि हम चेक कर सकते हैं whether a equation is correct or not. So example wise सीखेंगे, बेटर रहेगा। एग्जांपल देख लेते हैं। वेरीफाई और चेक whether given equation is dimensionally correct or not. और इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ये है ओके, x इज इक्वल टू ut प्लस at स्क्वायर। इससे चेक करना है वेयर गिवन क्या है आपको, वेयर x क्या है? डिस्टेंस, u स्पीड एंड a एक्सेलरेशन। ओके, तो चेक करना है मतलब क्या करना होगा? हमें सारे पार्ट का डायमेंशन चेक करना होगा कि करेक्ट है या नहीं। पॉइंट समझ आया कि नहीं? तो कैसे चेक करेंगे बताएं? यस, लेफ्ट हैंड का डायमेंशन चेक करेंगे पहले। क्या है LHS का डायमेंशन? L. यस, ओनली क्या है? डायमेंशन ऑफ x। सो हमें पता है कि x क्या है? लेंथ है। सो आंसर क्या आ जाएगा? L। RHS में तो दो टर्म है ना, सो डायमेंशन ऑफ, अगर हम RHS बात करें तो RHS में दो टर्म है। क्या क्या है? ut प्लस at स्क्वायर। तो इसका मतलब होगा बिकॉज दोनों क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, तो दोनों की इंडिविजुअल डायमेंशन भी क्या होगी? Same. सेम होगी। सो इसका मतलब ut का डायमेंशन हैज टू बी इक्वल टू विद द डायमेंशन ऑफ at स्क्वायर। तो चलो चेक करते हैं। u का डायमेंशन क्या है? lt -1। ओके, और t का डायमेंशन t। डन। जबकि इसका डायमेंशन क्या है? इसको ऐसा पार्ट वाइज सॉल्व कर लेते हैं।
सो इसका डायमेंशन कितना है, LT माइनस 2 और T स्क्वायर का 2. क्या है, T2। तो इसका मतलब T2. इधर पे डायमेंशन क्या आ गया, L, और इधर पे भी आ गया क्या, L, because all sides have same dimension, that's why I can say क्या कि this equation is dimensionally correct. Clear? अच्छा, मैं ये वर्ड डायरेक्ट क्यों नहीं बोल रहा हूँ that this equation is correct? सर बिकॉज हाफ 80 स्क्वायर होता है. या एग्जैक्टली, सो इसका मतलब ये हुआ, ये समझाने का पर्पज ये है कि वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द नंबर बेस्ड ऑन द डायमेंशनल एनालिसिस. ओके, तो ये हो सकता है क्या ड्रॉबैक ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. क्या ड्रॉबैक है, दैट वी कैन नॉट फाइंड और चेक इफ देयर इज अ कांस्टेंट. ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, हेंस the equation is dimensionally correct, is dimensionally correct. Correct. But problem क्या है, drawback of dimensional analysis is is that we cannot verify. क्या verify नहीं कर सकते हैं, the constant term in the equation. Clear? Yes, sir. Yeah, constant term. We cannot verify the constant term in the equation or constant term of equation. Clear? So इसका मतलब ये एक्चुअल इक्वेशन मुझे पता था कि x इज इक्वल टू क्या है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर. सो हम क्या नहीं फाइंड कर सकते हैं, ये हाफ डायमेंशनली कहीं से भी फाइंड नहीं कर सकते हैं. क्लियर? Yes, sir. सबको ये पॉइंट समझ आ गया ना कि Yeah. एक्चुअली यहाँ पे हाफ रहता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बट हम जानते हैं कि हम क्या नहीं फाइंड कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस से, कांस्टेंट. हाँ, कांस्टेंट टर्म नहीं कर सकते हैं. तो ये ड्रॉबैक का मतलब पता है क्या क्या यूज करते हैं, लिमिटेशन. समटाइम्स इट आस्क व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. सो आई इक्वेशन बाय इक्वेशन आई विल एक्सप्लेन. सो ड्रॉबैक मतलब क्या है, लिमिटेशन ही है. ओके, सो ड्रॉबैक का मतलब क्या है यहाँ पर, लिमिटेशन. ओके, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस भी हम इसे बोल सकते हैं वहां पर. ओके, ठीक है. तो बता यार, फर्स्ट पार्ट सबको समझ आया या नहीं कि व्हाट इज द फर्स्ट यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस टू Yes, चेक द truthiness Yes. of a equation. Yes, of an equation. So I'll give one more example. Let's see. Check whether given equation is correct or not. ओके, सो चेक करें कौन सा इक्वेशन है, लिख लेते हैं यहाँ पर. ओके, सो चेक करना है कि ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं. वेयर आप ऑलरेडी जानते हैं व्हाट इज द कैपिटल टी हियर, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम. टाइम पीरियड, कैपिटल T टाइम पीरियड. सेकंड वन, L is length, V is its speed. चलो चेक करें. सो साथ में कर लेते हैं. बताएं आप क्या करेंगे सबसे पहले, फर्स्ट स्टेप. LHS. या सो आई विल राइट डायमेंशन ऑफ LHS. LHS की डायमेंशन क्या है, LHS में क्या है, T का डायमेंशन क्या आएगा, T आएगा. टाइम है बिकॉज ये
ओके चाहिए तो इसको बदल देते हैं यार थोड़ा सा, टाइम तो आप लोग ऑलरेडी कर लेते हो, लेट्स राइट इट फ्रीक्वेंसी। टी की जगह आई हैव चेंज द इक्वेशन टू एफ, एफ मींस 1/2. फ्रीक्वेंसी, या सो यहाँ से बेटर रहेगा। एफ का क्या होता है, एफ की जो होती है ये होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, सो डायमेंशन ऑफ एफ क्या हो जाएगा 1 अपॉन टाइम पीरियड, मतलब क्या आएगा t माइनस 1। 1. ओके तो ये सिचुएशन है डायमेंशन ऑफ एलएचएस। डायमेंशन ऑफ आरएचएस में क्या क्या है डायमेंशन में, डायमेंशन में हमारे पास 2 पाई रूट एल बाई वी, क्या 2 पाई की कोई जरूरत है यहाँ पर, No. 2 पाई की कोई जरूरत नहीं है, सो 2 पाई क्या होगा, कुछ जरूरत नहीं है, रूट एल बाई टी की लिखनी पड़ेगी, सो रूट एल का क्या होगा, एल मतलब लेंथ, एल और नीचे वी स्पीड है, वी स्पीड का क्या होता है एल टी माइनस LT minus 1. 1, तो क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, एल L. एल कैंसिल आउट होगा और t माइनस 1 ऊपर किस में आ जाएगा, T plus. t प्लस 1 में। Plus बट यार 1. इसमें एक स्क्वायर रूट लगा हुआ है ना, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, Half power. हाफ, Ha. स्क्वायर रूट का सबको याद रखना है, स्क्वायर रूट का मीनिंग होता है हाफ, सो बेसिकली इसका आंसर क्या है t टू द पावर 1/2, सो इसका मतलब क्या है डायमेंशन ऑफ एलएचएस इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, इक्वेशन करेक्ट है क्या नहीं समझ आया, या तो आई गेस अभी आइडिया क्लियर है, द अबव इक्वेशन इज इनकरेक्ट। तो बताया आई गेस फर्स्ट पार्ट टू चेक द ट्रूथनेस इज वेरी क्लियर आई गेस, हाँ Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके वेरी गुड लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट देन। हाँ सेकंड पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, देखें, टू चेंज द यूनिट सिस्टम, चेंज द यूनिट सिस्टम। ओके टू चेंज द यूनिट सिस्टम में बहुत ही बेटर यूज ऑफ डायमेंशन क्या है, बेटर यूज ऑफ डायमेंशन क्या है कि जब आप किसी क्वांटिटी को लिखते हैं, कोई एक क्वांटिटी लिखते हैं, तो वो कैसे लिखते हैं, आप उसको इस तरीके से लिखते हैं, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू, हाँ sir. ओके और साथ में उसका क्या रहेगा, Unit. यूनिट रहेगा, तो वो बन जाएगा क्या उसका मैग्नीट्यूड टोटल, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू प्लस उसका यूनिट। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम उसे साथ में लिखते हैं क्या, न्यूमेरिक वैल्यू, लेट्स से न्यूमेरिक वैल्यू को मैं क्या लिख रहा हूँ n, और यूनिट को मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, Dimension. डायमेंशन से। सो कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी क्वांटिटी के लिए ये जो चीज है क्या, न्यूमेरिक वैल्यू इनटू डायमेंशन, अगर आप डायमेंशन बदल देंगे तो न्यूमेरिक वैल्यू भी अकॉर्डिंगली बदल जाएगी, लेकिन क्या चीज सेम रहेगा, n into m will always remain same, n into dimension will always remain Constant. constant। अब मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या हुआ, इसका कैसे इसे यूज करते हैं। इसका मतलब ये है कि इन टू डिफरेंट यूनिट सिस्टम्स, इन टू डिफरेंट यूनिट सिस्टम, कई बार होता है हमें n न्यूमेरिक वैल्यू पूछता है, न्यूमेरिक वैल्यू पूछने का मतलब क्या है, इट इज लाइक सपोज आपको पूछा है कि 50 फोर्स ये किस सिस्टम में है, ये MKS सिस्टम में है, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इन CGS सिस्टम, क्वेश्चन समझ आया। यस सर। तो इसका मतलब MKS सिस्टम में डायमेंशन लिखेंगे, CGS सिस्टम में डायमेंशन लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे बेसिकली, और उसे इसके साथ यूज करेंगे, ठीक है। मतलब मैं बताता हूँ क्या क्या करना है यहाँ पर, इन टू डिफरेंट यूनिट सिस्टम हम यूज कर सकते हैं क्या, N1 ओके एंड डायमेंशन इन दैट सिस्टम। अच्छा डायमेंशन तो सेम रहेगा, मैं डायमेंशन की जगह यहाँ पर यूनिट ही लिखा रहने देता हूँ। मैं बताता हूँ डायमेंशन किस काम में आता है।
मैं यहाँ पे यूनिट ही लिखा रहने देता हूँ यार। डायमेंशन क्या होती है, पावर्स में होती है ना, LT1 LT2 ऐसे करके रहते हैं, तो वो पावर्स काम में आती है बेसिकली हमारे यहाँ पर। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर यूनिट इन सिस्टम 1 इज इक्वल टू N2 यूनिट इन सिस्टम 2। ठीक, मैं इसे एग्जांपल समझाता हूँ कि कैसे करना क्या है, एग्जैक्टली इसमें करना क्या है। ये फंडामेंटली थोड़ा सा क्लियर कम रहता है, क्वेश्चन के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा बहुत ही बेटर। मैं इस तरीके से लिखूंगा, इफ फोर्स इन MKS system is 50 Newton, then find its value in CGS system। क्वेश्चन समझ आ गया कि किस तरीके का क्वेश्चन रहेगा? हाँ, अब करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमें क्या करना है, n इंटू यूनिट वाला चीज कांस्टेंट करना है। ठीक, n इंटू यूनिट वाला चीज क्या करना है, कांस्टेंट करना है। लेकिन यूनिट किस तरीके से लिखेंगे, डायमेंशन के साथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डायमेंशन के साथ। तो हमें कौन सी क्वांटिटी पूछी है, फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, क्या होता है, M/L/T-2। बस यही आइडिया है वहां पर, कि वो जो यूनिट मैं बोल रहा हूँ ना, क्या कि बिकॉज फॉर एनी टू सिस्टम N1 यूनिट 1 विल बी इक्वल टू N2 यूनिट 2। वहां पर जो यूज करना है वो किसकी यूनिट यूज करना है, डायमेंशन यूज करना है एक्चुअली। तो यहाँ पर डायमेंशन इन सिस्टम 1 डायमेंशन इन सिस्टम 2 इस टाइप पे यूज करना है आपको यूनिट। मतलब N1 क्या है, MK सिस्टम, वैल्यू कितनी है 50 इंटू U1, मतलब कि क्या M1 L1 T⁻²। यहाँ पे क्या है N2, इट विल बी M2 L2 T⁻²। सो बेसिकली अगर हमें N2 की वैल्यू चाहिए तो N2 की वैल्यू फाइंड करने का तरीका हो जाएगा N1 विच इज 50, या चले अभी 50 नहीं रखते हैं, N1 ही रख देते हैं, N1, और लिमिट यूज करना है वहां पर। कैसे, M1 बाई M2 टू दी पावर कितना है यहाँ पर, जस्ट 1। फिर L1 बाई L2 टू दी पावर कितना है, जस्ट 1। T1 बाई T2 टू दी पावर कितना है, -2। अभी इसे मैंने यूनिट क्यों लिखा, बिकॉज दीज आर इन डिफरेंट सिस्टम। 1 मतलब कौन सा सिस्टम, MKS। MKS में क्या होता है, मीटर, kg, सेकेंड। अच्छा, 2 क्या है, CGS मतलब क्या होगा, सेंटीमीटर, ग्राम एंड ग्राम सेकेंड। अब इनमें कन्वर्जन क्या होता है, अभी इनमें कन्वर्जन क्या है हमें पता है, बिकॉज क्या पता है, 1 मीटर मतलब क्या होता है 100 सेंटीमीटर एंड 1 kg मतलब कितना होता है 1000 सेकंड। तो दोनों सेम ही है। सो बेसिकली ये वैल्यूज आपको, यूनिट की वैल्यूज डायमेंशन वाले फॉर्मूले में आपको रखनी है। सो N2 विल बी N1 ब्रैकेट M1, पहला यूनिट क्या है, मास, मतलब क्या होगा 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर इनटू ये क्या होगा लेंथ 1, सॉरी माय मिस्टेक, मीटर मतलब M मतलब kg था, सो 1 kg बाई 1 ग्राम, 1 m बाई 1 सेंटीमीटर, और ये क्या था 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड। तो सेकेंड को तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, 1 पर पावर कुछ भी सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा 1 ही आएगा। लेकिन क्या केजी और ग्राम को सॉल्व कर पाएंगे क्या, नहीं, हमें उसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम में। तो ये कितना आ जाएगा 1000 ग्राम लिख सकते हैं ना। अभी ग्राम ग्राम क्या होगा, कैंसिल। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1000 सेंटीमीटर। तो
तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, सेकंड कुछ है क्या? नहीं, सेकंड तो ऑलरेडी था 1, सो ऑलरेडी ये 1 था, 1 टू द पावर -2 1 ही आएगा। सो बेसिकली कितने जीरोस हो गए हमारे पास? 10 टू द पावर 5, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो इसका मतलब क्या आंसर आ जाएगा N2 का? N2 विल बी 50 इंटू 10 टू द पावर 5। और फोर्स का MKS यूनिट क्या होता है? MKS यूनिट आपने सुना होगा, न्यूटन। और CGS यूनिट क्या होता है? Dial. Dyne. So this is the actual relation you can find in Newton and dyne. Idea समझ आया? N2 will be these many dynes. तो बेसिकली मैं फिर से बताता हूँ करना क्या होता है। आपको फर्स्ट स्टेप क्या फाइंड करना है? फर्स्ट स्टेप क्या फाइंड करना है? डायमेंशन। और फिर उन डायमेंशंस को यूज करना है किसमें? उनके सेपरेट यूनिट्स में। बताएं ये सेक्शन समझ आया या नहीं? Yes. हाँ सर। तो एक हाँ, एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल देखता हूँ, फिर वेरीफाई करते हैं कि आप लोग को समझ आया कि नहीं। वो एग्जांपल के अकॉर्डिंग आप लोग सॉल्व करके दिखाओ। हाँ तो मैं क्वेश्चन देखता हूँ कि कन्वर्ट 20 किलोमीटर पर आवर, सॉरी, कन्वर्ट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू CGS सिस्टम। बहुत ही सिंपल है, इस एक्सेलरेशन को हमें CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या लिखा हमने? बताया क्या लिखेंगे? N1 यूनिट Dimension. डायमेंशन। सो डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? LT minus. यस, A विल बी LT -2। ठीक है, अभी काम बन जाएगा। क्या करना है? N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2. N2 U2। सो N2 विल बी N1 U1 बाई U2, मतलब N1 U1 क्या हो जाएगा? डायमेंशन के अकॉर्डिंग रख देंगे तो कितना है? L1 बाई L2 एंड T1 बाई T2 टू द पावर -2। क्लियर है सबको? Yes. अब रख देते हैं यार, N2 विल बी N1, फर्स्ट यूनिट क्या है? यूनिट सिस्टम MKS, मतलब 1 मीटर अपॉन CGS में क्या होगा? 1 सेंटीमीटर। 1 सेकेंड और CGS में भी 1 सेकेंड। तो पावर सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मीटर को हमने क्या लिख दिया? 100 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया। ओके, Yes, sir. तो 100 आ गई न्यूमेरिकल वैल्यू, 1 सेकेंड ऑलरेडी कैंसिल हुआ, तो ये आ गया 1। तो आंसर कितना आ गया? N2 विल बी N1 इंटू 20 into 10 power। 100। तो यार क्वेश्चन ये कि ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में आपको यही मेथड लगाना है। मैं बताता हूँ कि ये मेथड मैं किस लिए सिखा रहा हूँ। ये तो एकदम इजी था ना, ये तो हम बेसिक भी सॉल्व कर सकते हैं ना। क्या? A इज इक्वल टू गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, CGS में बदलना है, मतलब मीटर को सेंटीमीटर में लिखा है। सेंटीमीटर में। तो हमें ऑलरेडी पता है कि मीटर को क्या लिख सकते हैं? 100 सेंटीमीटर। काम बन गया 220 इंटू 100। क्या हमें यूनिट्स की यूज करनी पड़ी क्या डायमेंशन वगैरह की? नहीं। नहीं। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह पे आप यही सॉल्व करते रहो। ये क्राइटेरिया मैं एक बड़े क्वेश्चन के लिए समझाना चाह रहा था, बट इसका बेसिक तो यही है। बेसिक यही है कि आप किसी भी एक रैंडम क्वांटिटी को चेंज कर सकते हो किसी दूसरे सिस्टम में। ठीक, सर अब हाँ, तो किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं ना वैसे? डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। पता है प्रॉब्लम कब आएगी? क्यों यही स्ट्रिक्ट मेथड फॉलो करेंगे, कब करेंगे वो मैं बताता हूँ। होता ये है, अपने बचपन में ऐसे कुछ चार्ट पेपर में कुछ ड्राइंग की हुई है कभी? स्केल वर्ड सुना है? सपोज मुझे ड्रॉ करना है एक हाउस जो कि है 30 फीट। क्या आप 30 फीट इस ड्राइंग में बना पाओगे क्या? No, sir. तो हम क्या एज्यूम करते हैं? स्केल। क्या एज्यूम करते हैं? स्केल। मतलब
कि मैं अपने 5 फीट को क्या बोलूंगा 1 सेंटीमीटर 1 centimeter. 1 सेंटीमीटर। तो टोटल मुझे हाउस ड्रॉ करना है, मतलब कितना स्केल ड्रॉ करनी पड़ेगी 6 5 सेंटीमीटर 6 6 feet. centimeter. 6 सेंटीमीटर ना, तभी 6 इंटू हाँ, 5 हाँ। 10 हो जाएगा। लाइकवाइज अगर मैंने ये 8 सेंटीमीटर ड्रॉ की है, सो बाय दैट कैलकुलेशन आप बता सकते हो कि विड्थ कितनी है घर की, बताओ। 40. 40. 40. क्लियर? सो ये पॉइंट समझ आया? तो Yes, इसका sir. मतलब ये है कि अब अगर आप कहीं पे कैलकुलेशन करोगे तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि किसकी वैल्यू क्या रखनी है, किसकी वैल्यू क्या रखनी है। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, MKCGS से हट के किसी रैंडम सिस्टम में चले जाते हैं। रैंडम जैसा कुछ नहीं है। रैंडम मतलब है पर्सन डिपेंडेंट, कि किसी स्टूडेंट के आप सिस्टम पे चले गए, किसी स्टूडेंट का सिस्टम आपको चेक करना है। तो यहाँ पर अगर फोर्स वगैरह है, स्पीड वगैरह है, तो उनको कैसे रिलेट करेंगे? बेस्ट है किससे? N1U1 से। समझ आया? Yes, तो sir. ये आइडिया समझ आया Yes. कि इसे क्रॉस चेक करना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। तो वो मैं एग्जांपल के थ्रू अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। देखें, इस एग्जांपल से पूरा क्लियर हो जाएगा कि हमारा मेन पर्पस क्या था। ठीक है, सो मैं बात करता हूँ यहाँ पर इन अ system where 1 kg is equivalent to 20 grams and 1 meter is, or let's say in and 8 meter is equivalent to 40 centimeter and time remains the same. Then find the value of actual force if its value is 100 in that new system. देखिए, क्वेश्चन समझ आया कि नहीं यार? हमने यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक आपको रैंडम सिस्टम, और बताओ वैल्यू किस चीज की दी है, मतलब न्यू सिस्टम या ओल्ड सिस्टम? New system. न्यू सिस्टम है। क्लियर ना? तो किसी ने ऐसा क्वेश्चन अभी देखा प्रैक्टिस शीट वगैरह में सिमिलर ऐसा क्वेश्चन? हाँ, ठीक है। तो ये न्यू सिस्टम में दिया हुआ है, तो आप एक बार वैल्यू ट्राई करें, विल क्रॉस चेक द आंसर। तो देखें, ये कॉम्प्लेक्स है, आप इसे डायरेक्ट नहीं कर सकते। बेस्ट है कि आप क्या करें, यूनिट मेथड लिखें। किसकी यूनिट लिख रहे हैं हम? न्यू सिस्टम न्यू सिस्टम, बट हम किसका वैल्यू फाइंड कर रहे हैं? फोर्स। फोर्स। सो डायमेंशन ऑफ हमें क्या यूज करनी पड़ेगी? फोर्स। सो फोर्स की डायमेंशन क्या है? MLT minus 2. T-2। ठीक है यार, फोर्स की जगह एनर्जी लिख लेते हैं, क्योंकि बहुत देर से एल पर पावर नहीं आ रही है ना, तो उससे थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन आ रहा है। हम चेक कर लेते हैं इन अ गिवन सिस्टम द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्चुअल एनर्जी। तो एनर्जी की डायमेंशन क्या है? ML2T minus 2. ठीक है, तो अब एल की भी कैलकुलेशन होने लगेगी पावर के फॉर्मेट में। तो चले ट्राई करें, दोनों सिस्टम को यूज करें, सॉल्व करें। टेक अ टाइम, 5 मिनट टाइम है, आप लोग सॉल्व करें, देन गिव मी द आंसर। ओके।
हेलो। हेलो हेलो। हाँ सर बोलिए। ओके, सॉल्व हुआ क्या ये क्वेश्चन? सर 10 आता है। ओके, क्वेश्चन मैंने ऑन एंड रैंडम दिया है तो आंसर मुझे भी नहीं पता। क्या बाकी लोग को 10 आ रहा है क्या, या डिफरेंट आंसर्स? सर मेरा 1/5 आया। या आयशा, ओके 1/5। समवन एल्स? कोई डिफरेंट आंसर? किसी का 10 आया, एक का 1/5 भी आया, बताएं आप लोग। ओके, चलिए देख लेते हैं यार, क्रॉस चेक कर लेते हैं। यार फंडा एकदम बहुत ही सिंपल सा, क्या यूज करना है फिर से देखना, मैं फिर से लिखूंगा क्या करना है। n1 u1 हैज टू बी इक्वल टू n2 u2। हमें वैल्यू क्या दी है, पहले सिस्टम में वैल्यू कितनी है पहले अभी लिख के रखते हैं। हमें फाइंड क्या करना है इस बार, n2 फाइंड करना है क्या? नहीं N1 नहीं, N1 n2 दिया है, n1 ही फाइंड करना है। सो आई विल से कि n1 विल बी n2 बाई n2 u2 बाई u1। अब मैंने क्या बताया, u2 बाई u1 क्या लिखना है, डायमेंशन से लिखना है आपको। सो डायमेंशन क्या है, m। सो इसका मतलब क्या आएगा, m2 बाई m1। फिर क्या आएगा, L2 बाई L1। फिर क्या आएगा, T2 बाई T1। तो समझ आया u कैसे लिखते हैं, यूनिट कैसे लिखते हैं विद द डायमेंशंस। अब डायमेंशन कितना है, स्क्वायर है और ये -2 है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हुआ क्या, बताएं, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो ओके, सर। अभी बस यार वैल्यूज रख देनी थी। मतलब अगर n1 की बात करूं तो n2 कितना है, क्वेश्चन में गिवन है कि n2 100 था। 100। सॉल्व करते हैं। m2 मतलब सेकंड यूनिट में वैल्यू कितनी है, तो सेकंड यूनिट में क्या कहा है कि 1 kg की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 20 ग्राम। 20 ग्राम। तो अगर आपने m2 लिखा तो m2 को आप 20 लिख सकते हैं, जबकि m1 कितना है 1 kg। तो ऊपर हम kg ही लिख रहे हैं, बस हम उसे क्या लिख सकते हैं इस बार, ग्राम। 20 ग्राम। प्रॉब्लम ये है कि अभी गड़बड़ ये है कि नीचे वाली चीज केजी में और ऊपर वाली किस में है, ग्राम। ग्राम में है। ओके, तो ये पॉइंट यहाँ पर डिफरेंस समझना है आपको। नेक्स्ट क्या है, L2। L2 दी है कितना, 8 मीटर इज इक्विवेलेंट टू 40 सेंटीमीटर। मतलब 8 मीटर इज इक्विवेलेंट टू 40 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब 1 मीटर कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो हम लेंथ यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, 5 सेंटीमीटर। क्लियर ना? जबकि नीचे हम यूज किस में करेंगे, MKS यूनिट में, 1 मीटर। क्लियर सबको? अच्छा, टी Yes, को तो कुछ बोला नहीं है, टी तो सेम था, अभी भी सेकंड था, पहले भी सेकंड ही है, तो टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थोड़ा सा हम यहाँ पर चाहिए तो यहाँ साइड में लिख लेंगे ये चीज। क्या ये गिवन था कि 8 मीटर बिलोंग्स टू 40 सेंटीमीटर इन दैट यूनिट सिस्टम, इसलिए 1 मीटर किसको बिलोंग करेगा, 5 सेंटीमीटर को। ओके यार, क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, यस सर। तो अब वैल्यूज यार सॉल्व करनी है थोड़ी सी, देख लेते हैं किसका आंसर करेक्ट था। तो 1 इंटू ये, अभी ग्राम और केजी कैंसिल नहीं कर सकते हैं, क्या करना पड़ेगा, 20/1000। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 5/100। और पावर कितना है ये, 2। तो चले सॉल्व कर लेते हैं। ये हुआ 100 इंटू 20 से डिवाइड करें कितना टाइम्स जाएगा, 5 नहीं 5 मतलब 50। हाँ। ओके, और यहाँ पर कितना आएगा 20, बट 20 का स्क्वायर है ना,
सो 1 into 20, 1 into 20, सो कितना आ गया यहाँ पर, देखिए कितना आ गया 1/50 से 2 कैंसिल 10, 1 कितना आ जाएगा 200। पॉइंट समझ आया क्या? Yes, sir. सर वापस एक्सप्लेन करो। या देखिए होता क्या है कि जब हमें कुछ भी रैंडम वैल्यूज दे दी होती हैं तो हमें दोनों सिस्टम की वैल्यूज लिखनी होती है और सेम यूनिट में लिख के कैंसिल करनी होती हैं, ठीक है। सो दूसरे सिस्टम पे क्या था, यूनिट लिखनी होती है। सो 1 kg मतलब किसके जैसा था, 20 ग्राम। 20 ग्राम के जैसा, मतलब कि ठीक है 1 kg लिखना नहीं यार, मैं थोड़ा सा और क्वेश्चन वेरीफाई कर लेता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ थोड़ा सा। इन अ सिस्टम वेयर मास is measured in, or let's say in a system where unit of mass is 20 ग्राम। क्वेश्चन इस टाइप पे फ्रेम है क्या, थोड़ी सी कंफ्यूजन क्लियर करता हूं मैं कि कंफ्यूजन नहीं हो क्वेश्चन रीडिंग में। इन अ सिस्टम वेयर यूनिट ऑफ मास इज 20 ग्राम, इसका मतलब ये है कि बस आपको समझ जाना है कि M2 की वैल्यू कितनी है 20 ग्राम। 20 ग्राम, एंड 8 मीटर इज इक्विवेलेंट टू 40 सेंटीमीटर। चाहिए तो मैं इसको भी, अभी फर्स्ट क्वेश्चन है इसको टेंशन नहीं देते हैं, क्या कर देते हैं, इन विच इन अ सिस्टम वेयर यूनिट ऑफ मास इज 20 ग्राम एंड यूनिट ऑफ लेंथ इज 5 सेंटीमीटर and the time and unit of time remains the same, then find the value of actual energy if its value is 100 in that new system. So इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ये समझना है कि मास की वैल्यू इन दैट सिस्टम क्या है 20 ग्राम, क्लियर, यस और सर। लेंथ है 5 सेंटीमीटर। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्चुअल एनर्जी, एक्चुअल एनर्जी की जगह मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फाइंड द, then find value of energy in MKS system, clear, if its value is 100 in that new system. So ये सिचुएशन है कि आपको एक रैंडम सिस्टम दे दिया, उसमें मास लेंथ इन सब की वैल्यूज दे दी है और आपको पूछा है कि किसी MKS या CGS में बताओ। सो इसका मतलब हमने किससे कंपेयर कर दिया इसे, MKS से, ठीक है। सो इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। CGS से भी क्वेश्चन पूछ लेता, अगर CGS से पूछता तो डिवाइड में फिर क्या रखते हैं 1 ग्राम रखते हैं। सो 20 ग्राम और 1 ग्राम डायरेक्टली ग्राम कैंसिल होता, आंसर सिर्फ क्या आता 20, 20। ठीक है। सो अभी ये वेरिफिकेशन समझ आया कि आपको वैल्यूज दे देगा कि वो सिस्टम में कैसी है, तो आपको बस डायरेक्टली कन्वर्जन यूज कर लेना है। एक और एग्जांपल दे देते हैं और सिंप्लीफाई करके एक एग्जांपल दे देते हैं। मान लेते हैं फाइंड द डेंसिटी density of an object in a system where unit of length is 8 centimeter and unit of mass is 40 gram, while actual density in CGS system is, let's say, आपको ये यूनिट पता है डेंसिटी का,
क्योंकि डायमेंशन आगे लिखनी पड़ेगी। सो इन अ सीजीएस सिस्टम इट इज 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। सो आपको वो सिस्टम में आपको डेंसिटी उसकी बतानी है। क्लियर? चले सॉल्व करें, इसे ट्राई करें। फर्स्ट पॉइंट क्या है, क्या पता होना चाहिए? डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। क्या होती है डेंसिटी की डायमेंशन? m मास और वॉल्यूम ना? L-3 हाँ, मास और वॉल्यूम। सो मास और वॉल्यूम को किस में लिखते हैं? L3 एल क्यूब में। सो ml-3 ये हो गई क्या उसकी डायमेंशन। अभी यार सॉल्व कर दो। ठीक है, गिवन सिस्टम क्या है? सिस्टम 1 क्या है? सिस्टम 1 हमारा फर्स्ट सिस्टम क्या है? सिस्टम 1 क्या है? सीजीएस सिस्टम ना इस बार। हाँ सर हाँ सर। एमकेएस था। और सिस्टम 2 क्या है? न्यू सिस्टम। क्लियर? सीजीएस मतलब मास को क्या लिखेंगे? 1 ग्राम और लेंथ को क्या लिखेंगे? 1 सेंटीमीटर। जबकि न्यू सिस्टम में क्या कह रहा है? मास को क्या लिखना है? मास को क्या लिखना है न्यू सिस्टम में? 40 ग्राम। 40 ग्राम। एंड लेंथ को क्या लिखना है? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। अभी पॉइंट क्या है कि क्या अब इस वाले को कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया? नहीं, नहीं, ऑलरेडी ग्राम में कैंसिल हो जाएगा। जबकि यहाँ पर क्या था? केजी में था, एमकेएस में हमें कंपेयर करना था, इसलिए हमें कैंसिल करने की जरूरत पड़ी। तो जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले यार, जल्दी से सॉल्व करें। लेट मी नो द आंसर। ओके चले बताया यार किसको आंसर आ गया। एक्चुअली n1 की वैल्यू दी हुई है कितनी? 5, और हमें n2 फाइंड करना है। सो कितना सिंपल है, क्या करना है? n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? n2। तो क्या आ जाएगा? n1 और u1 बाई u2 हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अब हमें ऑलरेडी पता है डायमेंशंस क्या है, ml-3। तो क्या आएगा? n1 और m1 बाई m2, और l कितना है? l1 बाई l2 टू दी पावर -3। क्लियर? तो चले सॉल्व कर लेते हैं देन। n2 इज इक्वल टू n1। देखिए फर्स्ट सिस्टम में मास क्या है? 1 ग्राम। ओके यार, क्लियर है ना यार सबको? यस सर। हाँ, सेकंड सिस्टम में मास कितना है? 40 ग्राम्स। 40 ग्राम। 40। और लेंथ में फर्स्ट सिस्टम में 1। ये बिकॉज ग्राम ग्राम है, कैंसिल होने वाले हैं, इसलिए हमें कन्वर्जन की कोई जरूरत नहीं है। ये 1 सेंटीमीटर है और ये कितना है? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। पावर कितना है? -3। यार पावर है -3। इसका मतलब क्या हुआ कि
समझें कैसे सॉल्व करेंगे इससे। ये तो कंफर्म है, n1 कितना है गिवन है हमें 5 इंटू ये कितना है 1/40। बट यार पावर मतलब समझे, ये 1 पे भी पावर -3 और 8 पे भी पावर कितना है -3। -3। तो इसका मतलब क्या होगा, ये 8 ऊपर जाएगा ना पावर पॉजिटिव करने के लिए। हाँ तो ये कितना आएगा 1/8, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 8 इंटू ये ऊपर जाएगी ना पावर, सो पावर कितनी हो जाएगी +3 हो जाएगी। तो आंसर कितना आ जाएगा 8 8 to the power 2। क्लियर, मतलब आंसर कितना आ जाएगा 64। कितने लोग पा गए थे यार, कितने लोग 64 आंसर आ गया था यार। ओके आदित्य वेरी गुड, अर्णव, शुभांकर वेरी गुड। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कर लिया था। अच्छा है, मेन पॉइंट ये है, ठीक है कर पाए, ओके प्रॉब्लम है नहीं है। अभी यहाँ पर मैंने आपको 2 एग्जांपल्स बता दिए हैं। सो पॉइंट ये है कि आप ये 2 एग्जांपल्स को अच्छे से अंडरस्टूड करो और प्रैक्टिस शीट में से क्वेश्चन सॉल्व करो। क्लियर, तो प्रैक्टिस शीट में भी आपको मिनिमम 2-3 क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट के मिल जाएंगे। उसके बाद मैंने कौन सी बुक बताई है, DC। डीसी पांडे। तो डीसी पांडे में भी सेम टॉपिक है डायमेंशन, उसमें से क्वेश्चंस देख लो, उसमें से भी आपको मिल जाएगा। ओके यस ठीक है, ओके सो लास्ट पार्ट पे मूव करते हैं फिर हम थर्ड पार्ट पे। सेकंड हमारा यूज हो गया, सेकंड हमारा कन्वर्ट अ सिस्टम, ठीक है, टू कन्वर्ट और टू चेंज द यूनिट सिस्टम। ओके, और इसमें हमें करना क्या होता है कि n इंटू यूनिट, जो n इंटू यू होगा वो क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। कभी भी n1 n2 चाहिए तो उसकी डायमेंशंस को पावर में यूज कर लेते हैं। ओके ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट, टू establish any equation or relation। ओके, any equation or relation, मतलब रिलेशन मतलब क्या चीज का रिलेशन है यार, क्वांटिटीज का रिलेशन। ठीक है, मतलब अब वैसा कोई रिलेशन नहीं, रिलेशन ऑफ क्वांटिटीज। ओके, मतलब सपोज एक्सेलरेशन एनर्जी से कैसे रिलेटेड है, ये टाइप की चीजें। तो टू एस्टैब्लिश एनी इक्वेशन और रिलेशन, तो मैं ये पहले से बता दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये सिनेरियो, आपको अच्छे से यहाँ पर समझना पड़ेगा कि होता क्या है, कैसे इसे अप्रोच करते हैं। डन, तो मैं मेथड लिख रहा हूँ और आपको समझना है कि ये मेथड कैसे काम करेगा। देखें मेथड क्या है, मेथड में सबसे पहले आपको बताएगा कि कौन सी क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रही है। सो मैंने लिखा सपोज क्वांटिटी A डिपेंड्स अपॉन B एंड C। क्वांटिटी A किस पे डिपेंड कर रही है, B और C पे, बट हमें क्या नहीं पता, पावर नहीं पता ना। मतलब मैंने लिखा A इज इक्वल टू रूट ऑफ B बाई C, तो हमें ये कैसे पता चला कि ये रूट है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक इक्वेशन एस्टैब्लिश करनी है तो आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज फाइंड करनी होती है, पावर क्या है। सो इसको इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं कि मैं कह सकता हूँ कि A एक हो गई लेफ्ट साइड की और B और C क्या हो गए राइट साइड। सिर्फ हमें पावर फाइंड करनी है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं पावर क्या है, कुछ है A और पावर है B। हमें सिर्फ क्या फाइंड करनी है, इनकी वैल्यूज। तो वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, दोनों की डायमेंशन इक्वेट करा सकते हैं। तो मेथड क्या है सॉल्व करने का, मेथड ये है कि आप लिख दो A प्रोपोर्शनल टू B टू द पावर सम अल्फा एंड C टू द पावर सम बीटा। A B C के जगह हम क्या नेम लिख देते हैं, अल्फा बीटा गामा। क्लियर, A B C के जगह हम क्या यूज कर लेते हैं, अल्फा बीटा गामा। अगर आपको चाहिए तो आप A B C भी यूज कर सकते हैं। सो पावर A पावर B। ओके, अब
अब करना क्या होगा, अगर हमें पता है कि ये दोनों क्वांटिटीज प्रोपोर्शनल है तो दोनों साइड की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी सेम चाहिए होनी ना? चाहिए। या सो हमें क्या करनी है, डायमेंशन ऑफ ए should be equal to dimension of b to the power a and c to the power b। इस चीज की डायमेंशन इक्वेट कर देंगे और फिर क्या करेंगे, कंपेयर इंडिविजुअल डायमेंशन बाय कंपेयरिंग इंडिविजुअल डायमेंशन फाइंड b एंड c और स्मॉल a एंड b। अभी मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं तो आपको और क्लियर समझ आएगा, क्योंकि ये मेथड से उतना प्रॉपर क्लियर नहीं समझ आएगा। सो मैं एग्जांपल से समझाता हूं, देखें। फाइंड द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्या, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी if it depends upon mass of the object and its speed, पॉइंट समझ आया? इसका मतलब क्या करना है, हमें ये बोलना है कि काइनेटिक एनर्जी किन पे डिपेंड कर रही है, मास पर और स्पीड पे। आपको ऑलरेडी फॉर्मूला पता है, क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 v square। बट अब हम इस मेथड से सॉल्व करके ट्राई करेंगे। तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि m टू द पावर क्या है a और v टू द पावर b, और हमारा टारगेट क्या है, फाइंड ए बी। फाइंड a एंड b। तो कर लेते हैं, मैंने क्या समझाया, अभी क्या करेंगे, इसका मतलब ये होगा कि डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हैज टू बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ m to the power a into v to the power b। टू द पावर b। तो चलिए लिख लेते हैं यार, काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्या है, कोई डाउट क्या इसमें किसी को, ml2t - 2। ओके, फिर इस तरफ लिखे मास है, मास मतलब m टू द पावर क्या है a इनटू v क्या है, वेलोसिटी lt - 1। lt - 1 के पावर कितना है b। तो अभी दोनों को रिलेट कर देंगे साथ में पैरेलली। तो इसका मतलब क्या आएगा आंसर, m टू द पावर a l टू द पावर b एंड t टू द पावर -b। ये क्लियर है? अभी मैंने क्या बताया था कि डायमेंशन हम इंडिविजुअल कंपेयर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल कंपेयर करना है। मतलब m को m से कंपेयर करना है, l को l से कंपेयर करना है। तो इंडिविजुअल कंपैरिजन का मतलब समझे क्या, यस, m टू b और पावर ऑफ m to be compared with m। ओके, सो इसका मतलब क्या होगा, इधर पर m की पावर कितनी है, सो कंपेयरिंग इंडिविजुअली क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फॉर m, यस। सो फॉर m अगर हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ गई 1। फॉर l अगर कंपेयर करें तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू। फॉर t अगर हम करें तो इस तरफ t की पावर कितनी है -2 और उस तरफ कितनी है -b। तो यार b की वैल्यू तो 2 ही आएगी ना, एक ही वैल्यू तो आएगी, दो वैल्यूज थोड़े ना आ जाएंगी। सो बाय डेफिनेशन क्लियर हो गया क्या, देन काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a एंड v टू द पावर b। सो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी की क्या वैल्यू आएगी, m टू द पावर 1 एंड v टू द पावर 2। बट प्रॉब्लम ये है, क्या कोई तरीका है उस हाफ को फाइंड करने का,
बताएं, क्या इस हाफ को फाइंड करने का कोई तरीका है क्या हमारे पास? यार कोई तरीका नहीं है। सो ये हमारा ये क्या बन जाता है, ड्रॉबैक बन जाता है। क्या कि ये जो थर्ड केस है इससे भी हम क्या फाइंड नहीं कर सकते, कांस्टेंट constant term. कांस्टेंट टर्म नहीं फाइंड कर सकते। ओके, सो इसका मतलब ये है कि इससे हम कांस्टेंट टर्म नहीं फाइंड कर सकते। सो ड्रॉबैक क्या है? सर मतलब डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं कर सकते हैं ना, नहीं अगर कर सकते, अलग मेथड से करते हैं। जब आप अलग मेथड से देखोगे कि बार बार आपको 50% ही चेंज पड़ रहा है, उससे क्लियर हो जाता है कि ओके हाफ का यहाँ पर रिजल्ट आता है। सो बाय अदर एक्सपेरिमेंट यू कैन फाइंड, बट बाय डायमेंशनल एनालिसिस द कांस्टेंट टर्म कैन नॉट बी फाइंड। ओके, सो yes sir. drawback of this method that constant term cannot be found. Cannot be found. अच्छा, एक और प्रॉब्लम पता है क्या आती है? सपोज मैं बोल रहा हूँ कि फोर्स किन्हीं दो चीजों पर डिपेंड करता है। मैं बोल रहा हूँ फोर्स डिपेंड करता है वेलोसिटी पे और एक्सेलरेशन पे। अब बताओ इनकी पावर्स क्या होंगी? ठीक है, सो समझना, मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ क्या फाइंड करने का, फोर्स वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पे किस पावर पे होगा। तो अब मैं यहाँ पर अल्फा बीटा एज्यूम करूंगा, क्यों? क्योंकि ए एज्यूम करूंगा तो कंफ्यूजन आ जाएगी ना। yes sir. फोर्स की डायमेंशन क्या है? ml t-2, क्लियर? मतलब m1 l1 और t-2। वेलोसिटी की क्या है? LT-1. lt-1, ठीक है, अल्फा लगा देते हैं, या चलो एग्जांपल पहले सॉल्व कर देते हैं। एग्जांपल वाइज सॉल्व करते हैं, बेटर रहेगा। सो एस्टैब्लिश a relation when force depends upon velocity and acceleration। सो देख लेते हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा। अभी मैं डायरेक्टली करना स्टार्ट कर देता हूँ। क्या होगा? फोर्स डिपेंड करता है किस पे? वेलोसिटी टू द पावर मान लेते हैं अल्फा, एंड एक्सेलरेशन टू द पावर बीटा। सो फोर्स की डायमेंशन क्या हो जाएगी? ml t-2। कंपेयर करेंगे, दोनों की डायमेंशन इक्वल होगी। ये क्या होगा? lt-1 टू द पावर अल्फा, lt-2 टू द पावर बीटा. बीटा। ठीक है, अच्छा एक प्रॉब्लम और आ गई। क्या? इससे तो मास फिर आया ही नहीं इधर पर। आप देख रहे हो ना ये चीज, इसका मतलब थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, m भी तो चाहिए ना। सो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड मास। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा? m टू द पावर 1. गैमा। कुछ हमने ले लिया अल्फा बीटा और गैमा, तो ये हो गया m टू द पावर गैमा। सो इक्वेशन को अभी क्या करना पड़ेगा? रिलेट करना पड़ेगा ना। सो यहाँ पर क्या है? l टू द पावर अल्फा t टू द पावर माइनस अल्फा। यहाँ पर क्या होगा? l टू द पावर बीटा t टू द पावर माइनस 2 बीटा और m टू द पावर Gamma. गैमा। अभी इनको मिक्स कर लेते हैं ना, एक साथ कैसे लिख सकते हैं? जैसे ml t-2 लिख सकते हैं ना। सो इन्हें एक साथ कैसे लिख सकते हैं? देखें, L to m1, the power हाँ alpha plus beta. वेरी गुड। सो ये दोनों l क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे पावर में। सो इसका मतलब क्या आएगा? l टू द पावर m से शुरू करते हैं, m टू द पावर गैमा, l टू द पावर अल्फा प्लस बीटा, t टू द पावर माइनस अल्फा माइनस 2 2 बीटा। beta. किसी को कोई डाउट यहाँ तक? No sir. अभी क्या किया नहीं, करते सर। हैं? कंपेयरिंग Individually. इंडिविजुअल डायमेंशन।
कंपेयरिंग इंडिविजुअल डायमेंशंस। सो फॉर m, m से क्या पता चलेगा यहाँ पर? गैमा कितना है? 1। फॉर l से क्या पता चलेगा? अल्फा प्लस बीटा कितना है? 1। और फॉर t क्या पता चलेगा? दैट माइनस अल्फा माइनस 2 अल्फा सॉरी माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू कितना है? -2. -2। सो लेट्स सॉल्व दीज टू देन। हमारे पास क्या इक्वेशंस आ गई देन? सॉल्व, क्या सॉल्व करनी है हमें? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है? 1। 1. एंड अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू कितना है? 2। तो इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करेंगे? फिर दोनों को क्या कर दें? Subtract. सब्ट्रैक्ट कर दें। सो अल्फा अल्फा कैंसिल, बीटा क्या आ जाएगा? 1. ओके, सो यहाँ से आ गया कितना? देन बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, -1। सो माइनस माइनस कैंसिल, 1 आ जाएगा। एंड अल्फा कितना आ गया? 0. 0, क्योंकि इक्वेशन में रख देंगे ना फिर हम। ओके, सो यहाँ पर पॉइंट ये है कि हम रिलेट करेंगे। आपको अगर 3 क्वांटिटीज है तो फिर आपको क्या सॉल्व करना पड़ सकता है? Equations solve करने इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ सकती है। इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ओके, Yes, sir. हाँ, सो 3 क्वांटिटीज का आप लोग कर लोगे ना पक्का? यस सर। हाँ हाँ सर। तो चलेगा, एक एग्जांपल Sir. देता हूँ, आप लोग जल्दी से सॉल्व करके आंसर्स बताओ कि पावर क्या रहेगी अल्फा बीटा गामा की। ओके, सो लेट्स से टाइम पीरियड of a pendulum depends upon its length, speed and acceleration. Then find the formula. चले सॉल्व करें। Then find the relation. मैं फिर से बोल रहा हूँ, you cannot find the constant. बीच का कांस्टेंट नहीं हो सकता है, बाकी आप रिलेशन यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। क्या आ जाएगा देन? फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू m to the power 1 a to the power 1 v to the power 0। तो v का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, इसका मतलब क्या आ जाएगा? f will be proportional to m into a। और इस बार कांस्टेंट क्या आता है? 1, बिकॉज हमें फॉर्मूला पता है। ठीक है, बट जरूरत नहीं है, डायमेंशन चैप्टर में कभी भी आपसे कांस्टेंट नहीं पूछेगा। क्लियर ना? ठीक है, सॉल्व करें इसे। length to the power alpha, speed to the power beta, acceleration to the power gamma। चलो फर्स्ट सॉल्व करें, अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज फाइंड करें। अच्छा ये बताएं, जब यहाँ पर टाइम की डायमेंशन t है तो m और l की वैल्यू क्या होंगी फिर? क्योंकि कंपैरिजन में तो m और l भी आएंगे ना। 0। ओके, वेरी गुड। सो यहाँ पर इसका मतलब है m0 l0 t 1।
अगर हम देखें यहाँ पर तो m था ही नहीं, क्या m की जरूरत है क्या फिर हमें? नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी m क्या है? नहीं 1 0 अगर यहाँ पर m 1 होता तो फिर यहाँ पर m होना ही चाहिए था। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दोनों की डायमेंशन अलग हो, बट यहाँ पर बिकॉज m नहीं चाहिए तो हम यहाँ पर m यूज नहीं करेंगे। ओके, बताएं किसी की वैल्यूज आ गई, आंसर्स फाइनल? कंपेयरिंग करके किसकी वैल्यू आएगी? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ गया? 0 और माइनस बीटा माइनस 2 गामा इज इक्वल टू कितना है? 1 1। अब बताओ, क्या आप सॉल्व कर सकते हो क्या अभी यहाँ पर? नहीं तीन unknown नहीं, है। 2 अननोन्स, 2 इक्वेशन और 3 unknown. अननोन्स, 3 unknown, हाँ. तो वो नहीं फाइंड कर सकते। सो इसका मतलब क्या हुआ? इक्वेशंस कितनी है? 2 अननोन 3। क्लियर? अननोन कितने हैं? 3। सो इसका मतलब ये है इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड। अच्छा, अब देखिए ऐसा प्रॉब्लम क्यों हुआ, क्यों ऐसी अनसॉल्व्ड की प्रॉब्लम आई? प्रॉब्लम पता है क्यों आई? क्योंकि ये जो वेलोसिटी था ना, ये वेलोसिटी एक से ज्यादा क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है। मतलब वेलोसिटी में लेंथ है जो कि इससे भी डिपेंड कर रहा है और ये इससे भी डिपेंड कर रहा है। मतलब एक वेरिएबल में एक साथ कितने अननोन आ गए? 2। क्लियर? जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में डिफरेंस देखो, प्रीवियस क्वेश्चन में देखो, क्या वेलोसिटी का जो डायमेंशन है कुछ भी, वो a से रिलेट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्या m से हो रहा है क्या? नहीं नहीं। तो इसका मतलब ये है कि इस मेथड की एक और बड़ी प्रॉब्लम है, एक और बड़ा ड्रॉबैक है क्या, कि अगर किसी एक क्वांटिटीज की जो डायमेंशन है वो एक से ज्यादा क्वांटिटीज में अगर मिल गई तो सॉल्व करना पॉसिबल नहीं रहेगा उसे। समझ आया क्या? हाँ सर। हाँ, तो ये फिर इसका एक नया ड्रॉबैक बन जाएगा कि यार सॉल्व नहीं कर सकते हैं इसको। तो ऐसा नहीं है कि डायमेंशनल एनालिसिस मतलब एकदम परफेक्ट है, नहीं। देयर आर सम केसेस जिसमें हम डायमेंशनल एनालिसिस से सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैं क्या लिखूंगा? व्हेन द डायमेंशन, when a quantity is quantity or its dimensions are dependent, or quantities or its dimensions depend upon more than one quantity, then it can't be solved. इसका मतलब ये है कि हम इस मेथड से किस टाइप के रिलेशन फाइंड कर सकते हैं जिनमें क्वांटिटीज एक दूसरे से रिलेटेबल नहीं हो। मतलब मैंने बोला कि टी का फॉर्मूला है, लेट से डिपेंड करता है एल पर, वी पर और डेंसिटी पर। ठीक, तो बताओ डेंसिटी के फॉर्मूले में एल रहेगा? हाँ है। वेलोसिटी के फॉर्मूले में एल है। एल के फॉर्मूले में एल है। क्या हम सॉल्व कर पाएंगे क्या? नहीं नहीं। अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ टाइम, वेलोसिटी एंड डेंसिटी, बताओ अभी सॉल्व कर पाएंगे क्या? यस यस, क्योंकि एल इसमें और इसमें, अगर दो में रहेगा तो कर सकते हैं, अगर उससे ज्यादा रिलेटेड है तो फिर नहीं कर सकते। ये ड्रॉबैक समझ आया? यस सर Yes, sir. which is its major drawback.
सो मुझे लगता है ठीक है, अभी क्लियर है आप लोग को, इस सेक्शन का भी यूज समझ में आ गया होगा क्लियरली। सो इसका मतलब अगर मैं लिख देता कि टी सिर्फ दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, किस पे, लेंथ एंड एक्सेलरेशन पे, तो आप सॉल्व कर सकते थे। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही क्वांटिटी है ना, इसमें लेंथ है और इसमें भी लेंथ है क्या, और एक कोई ऐसी क्वांटिटी एक्स्ट्रा है क्या जिसमें लेंथ है? अगर होता तो फिर सॉल्व नहीं कर पाते। नहीं हो पाता। हाँ, तो क्या मैं आपको यहाँ पर फास्ट सॉल्व करके दिखाता हूँ कि अगर टी किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ लेंथ एंड एक्सेलरेशन पे, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एल टी माइनस टू, मान लेते हैं ये पावर क्या, अल्फा बीटा। चलो सॉल्व ही कर लेते हैं, है ना। एग्जांपल देख लेते हैं क्या, फाइंड रिलेशन व्हेन टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन किस पर, लेंथ एंड एक्सेलरेशन। क्लियर? अभी अप्रोच कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसका मतलब, बताए क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ टू द पावर अल्फा और एक्सेलरेशन टू द पावर बीटा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ टी टाइम हैज टू बी इक्वल विद द डायमेंशन ऑफ L L to the power alpha and A A to to the the power power बीटा। beta. चलो डायमेंशन लिख लेते हैं, इसका डायमेंशन टी है, एल का डायमेंशन एल है, बी मतलब एक्सेलरेशन का डायमेंशन एल टू द पावर माइनस टू, ये हो गया क्या, बीटा। तो यहाँ पर देखो एम तो नहीं है, सिर्फ एल को यूज करना है, तो एल पावर 0 टी पावर 1, और इस तरफ क्या हो जाएगा, दोनों की डायमेंशन एल की ऐड होगी, अल्फा प्लस Beta. बीटा एंड टी टू द पावर माइनस 2 टू beta. बीटा। अभी क्या कर देंगे, कंपेयरिंग, बताएं Individual कंपेयरिंग से dimension. क्या, यस, तो इंडिविजुअल डायमेंशन कंपेयर करें, एल का कंपेयर करेंगे तो क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0. एंड टी का कंपेयर करेंगे, सो 1 इज इक्वल टू Minus 2 beta. तो बीटा इज इक्वल टू कितना है, माइनस है। माइनस Minus 1 बाई 1. टू। सो अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा विल बी माइनस ऑफ बीटा, और बीटा खुद कितना है, Minus माइनस 1 1 by बाई 2. टू, इट विल बी 1 बाई 1 by 2. सो फाइनल आंसर कितना दिखेगा, फाइनल आंसर विल बी टी इज प्रोपोर्शनल टू L to the power alpha, which is 1 by 2, and A to the power beta, which is minus 1 by 2. और माइनस को पॉजिटिव पावर करने के लिए कहाँ पे लिखेंगे, Denominator. डिनोमिनेटर में, तो दिस विल बी A to the power 1 by 2। अभी और क्लियर पिक्चर आएगी, दोनों की पावर सेम है तो उसे साथ में लिख सकते हैं ना। हाँ Yes. हाँ, Yes, sir. और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो पावर 1 by 2 है उसे क्या लिखते हैं, Under root. स्क्वायर रूट। सो आप डायमेंशनल एनालिसिस से यहाँ तक सॉल्विंग कर सकते हो, कांस्टेंट नहीं सॉल्व कर सकते हैं, कांस्टेंट हमें नॉलेज वाइज पता होता है। सो फॉर सिंपल पेंडुलम मैं लिख सकता हूँ, आपको एग्जाम में कभी भी कांस्टेंट नहीं पूछेगा, फॉर सिंपल पेंडुलम लिख सकता हूँ, कांस्टेंट क्या आता है 2 पाई, और एक्सेलरेशन जो यूज होता है ड्यू टू ग्रेविटी। बताए क्लियर है या नहीं यहाँ पर एवरीवन? Clear है sir. Yes, sir. पक्का ना ये वाला सेटअप? सो ये यहाँ Yes, तक sir. हमारा डायमेंशन था। ये थर्ड पार्ट थोड़ा लेंदी होता है, बस आपको मैथमेटिकल एनालिसिस आनी चाहिए, ये इक्वेशन से सॉल्विंग करना आना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ प्रीवियस में हमने सॉल्व किया था इस तरीके से, ये सबको आता है ना इक्वेशन सॉल्व करना, हाँ सर। एक्स और वाई Yes, टू sir. वेरिएबल से। हाँ ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसका एक और इम्पोर्टेंट यूज है इस थर्ड सेटअप का, क्या, when fundamental units are changed, when fundamental units are assumed differently। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में बदल दिया है। ये बहुत ही अच्छा
थॉट है, ये अच्छा एग्जांपल हो जाता है कि कैसे यूज करना होता है इसे। इसमें कर दिया है क्या, फाइंड, एग्जांपल वाइज ही देखेंगे इसे, ठीक है। समझाता हूँ कि यूज क्या है। फाइंड डायमेंशन ऑफ मास when find the dimension of mass when let's say when force and force, velocity and time are fundamental quantities. तो इसका मतलब हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या आ गई यहाँ पर, समझें। मतलब ये हुआ, हम हमेशा डायमेंशन किन के टर्म्स में बताते हैं, फंडामेंटल के टर्म्स में ना। डायमेंशन लिखने का मतलब ही क्या है, किन के टर्म्स में बताना है, फंडामेंटल के टर्म्स में। तो क्या इसका मतलब ये है कि अब मास की डायमेंशन m लिख दोगे क्या? नहीं। सो इसका मतलब मैं बात करूं क्या, डायमेंशन ऑफ मास वो क्या m लिख देंगे क्या? नो, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है कि m इज नॉट फंडामेंटल। फंडामेंटल कौन सी है? फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। इनके टर्म्स में आपको ढूंढ के लेके आना है। आइडिया समझ आया? सो इसका मतलब ये हुआ कि इससे हम सिमिलरली अप्रोच कर सकते हैं। कैसे? मैं ये बोलूंगा कि इसका मतलब हमें यही तो ढूंढना है कि मास किन पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे, वेलोसिटी पे और टाइम पे। यही तो रिलेट करना हुआ ना इसका मीनिंग। यस तो ये समझ आया कि इस मेथड का जो थर्ड मेथड है उसका हम यूज कब कर सकते हैं, आर एज्यूम्ड डिफरेंटली, फंडामेंटल यूनिट्स अलग हैं तो हम अप्रोच कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या एज्यूम करना पड़ेगा, मान लेते हैं ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इनकी जो रियल डायमेंशन होगी वो मैच करनी चाहिए ना। हाँ सर। हाँ तो इसका मतलब इनकी रियल डायमेंशन जो होगी वो मैच करनी चाहिए। तो ये हो गया। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी डायमेंशन क्या है, m1, m ही होगी ना इसकी डायमेंशन अभी के लिए। फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग हम क्या यूज करेंगे, m। और इधर क्या हो जाएगी फोर्स की, mlt माइनस 2 टू द पावर अल्फा lt माइनस 1 टू द पावर बीटा और गामा t टू द पावर गामा। अच्छा यार, इधर पे तो l और t तो है ही नहीं, तो m टू द पावर 1, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0। इधर देखिए क्या होगा, m टू द पावर क्या होगा, अल्फा, l टू द पावर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा एंड t टू द पावर -2 अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा -2 अल्फा माइनस बीटा एंड प्लस गामा। अभी सिंपली कंपेयर करके तुरंत आंसर आ जाएगा। कंपेयरिंग, तो इसका मतलब m टू द पावर 1, m को कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा 1, l को कंपेयर करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 0। और इसको कंपेयर करेंगे तो -2 अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा कितना आ गया, 0। तो चले सॉल्व कर देते हैं। अल्फा आ गया 1, तो बीटा कितना आ जाएगा, बीटा आ जाएगा -1 एंड गामा कितना आ जाएगा, यहाँ पे रख देते हैं सब, -2 इंटू 1 माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है, -1। सो ये आ गया -2 प्लस 1 प्लस गामा इज इक्वल टू 0। -1 आएगा, -1 प्लस गामा इज इक्वल टू 0। तो गामा कितना आ गया, 1। पक्का यार, ये सॉल्विंग में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, सॉल्व कैसे करते हैं ये क्वेश्चन, एक की वैल्यू दूसरे में रख के फिर देन। सो इसका मतलब फाइनल आंसर क्या आ गया, मास किन पे डिपेंड करेगा, मास डिपेंड करेगा f टू द पावर अल्फा, v टू द पावर बीटा, t टू द पावर गामा। यही था ना।
तो मतलब f to the power 1, हाँ b to the power -1, t to the power 1। क्लियर? मतलब मास का डायमेंशन क्या हो गया? मास का डायमेंशन हो गया f1 v1 t सॉरी v-1 t 1 1। ये हो गया डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ गिवन फंडामेंटल। जब हमने फंडामेंटल क्या कर दिए हैं? चेंज कर चेंज दिया। कर दिए। ये आइडिया सबको समझ आया? यस सर। ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, इसका आपको अप्रोच करना है इससे कि अगर फंडामेंटल चेंज कर दी है। ओके, यस अब सर। यार अब थोड़ा सा ट्रिक देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन ट्रिक से भी हो सकता है। ट्रिक क्या है समझे? ट्रिक मतलब यार अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या इसमें ज्यादा दिमाग लगाना है क्या? नहीं, ये स्ट्रेट सॉल्विंग मेथड है कि यार ऐसे सॉल्व करते हैं। यहाँ तक ओके है ना? यस सर। लेकिन अगर मुझे एमसीक्यूज क्वेश्चन करने हैं तो मुझे फास्ट करना पड़ेगा ना। तो आपको इनिशियल 30 सेकंड ट्राई करना है पहले फास्ट सॉल्व करने का। अगर नहीं हो पाया तो फिर क्या करो, बेसिक मेथड कर लो, बट दिस मेथड विल टेक 3 to 5 मिनट। ओके, और उससे आपको 30 सेकंड में आंसर आ जाएगा, बट थोड़ा केयरफुल रहना है। तो चल लेते हैं, ट्रिक देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था क्या कि मास डिपेंड करता है किस पे? एफ बी एंड टी। मतलब हमें मास चाहिए इन टर्म्स ऑफ एफ पी एंड टी। तो क्या करो, इन 4 को रिलेट करने का ट्राई करो। आइडिया समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? सर ट्रिक ये है, ट्राई टू रिलेट ऑल दीज 4। ट्राई टू रिलेट विद नोन फॉर्मूलाज। अब बताओ इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जिसका फॉर्मूला आपको पता होगा? सबसे पहला फर्स्ट क्वांटिटी। अरे किसका फॉर्मूला पता होगा? इन 4 में से किसका फॉर्मूला होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी का होता है। और किसका? फोर्स फोर्स का। एग्जैक्टली। तो फर्स्ट स्टेप इज फर्स्ट वेल नोन क्वांटिटीज। फोर्स। यस, फर्स्ट वेल नोन फॉर्मूला फोर्स। क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला? F इज इक्वल टू एम एम ए। तो हमें फाइंड क्या करना है? टू फाइंड कौन सी क्वांटिटी फाइंड करनी है? एम। तो एफ तो हमें ऑलरेडी पता है, सिर्फ हमें किसे रिप्लेस करना बाकी है? एफ इज अवर नोन ना, सिर्फ रिप्लेस करना है किसे? एम ए को। टू बी रिप्लेस्ड। यस, टू बी replaced. Now what should be your thought कि A should be replaced such that A should be replaced such that V and T के when terms yes given quantities are used. तो कौन सी given quantities है हमारे पास? V and T. So think about acceleration के बहुत सारे फॉर्मूले हो सकते हैं, but you need to think about which one? ये this. So change in velocity upon time. अब मुझे पता है क्या डायमेंशन में कुछ भी फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो इसका मतलब डायमेंशनली हम ए को क्या लिख सकते हैं? V upon T। V upon T। V by T। सो देन क्या आ जाएगा? F इज इक्वल टू एम इंटू ए। और ए को क्या लिख सकते हैं? V upon T। T। सो देन m कितना आ गया? F T by V। So which means you can write it as m will be F1 V minus 1 T1। Clear or not? यस सर। Yes sir। ये मैंने बहुत लिख दिया है, अदरवाइज यू कैन फाइंड इट इन 30 सेकेंड्स। क्लियर ना? हाँ। ठीक है। सो ऐसे अप्रोच कर सकते हैं। व्हाट इफ आई से राइट द मास इन टर्म्स ऑफ फोर्स, एनर्जी एंड मोमेंटम। फोर्स, एनर्जी एंड मोमेंटम। तो
अभी इन सब का आपको सर्च करना पड़ेगा कि किसका फॉर्मूला सबसे ज्यादा पता है। तो यार फोर्स के फॉर्मूले में भी मास है, एनर्जी के फॉर्मूले में भी मास है, और मोमेंटम में भी मोमेंटम में है। भी। तो किसी एक को स्टार्ट कर दो सॉल्व करना। ठीक है, फोर्स नहीं रहेगा यार, फोर्स हटाते हैं, सिर्फ एनर्जी एंड मोमेंटम देखते हैं। क्यों? क्योंकि फोर्स में टी भी होता है ना, सो टी तो यहाँ पे अभी नहीं दिया। लेट्स से मास डिपेंड्स अपॉन एनर्जी एंड मोमेंटम। तो क्या करेंगे, किसी एक का फॉर्मूला, लेट्स से एनर्जी लिख लेते हैं, क्या हाफ एम वी स्क्वायर। क्या हमें हाफ की कोई जरूरत है डायमेंशन में? नहीं। नहीं। हमें क्या फाइंड करना है? एम। तो एम का क्या फॉर्मूला आ जाएगा? ई बाई वी स्क्वायर। क्या वी हमें नोन है क्या? नहीं। नहीं। तो v को किसके टर्म्स में फाइंड करो? नोन क्वांटिटीज के इको टर्म्स में मोमेंट फाइंड करो। तो p इज इक्वल टू क्या है? m एम v। वी तो v वहां से क्या आ जाएगा? टी अपॉन एम। m। so e will be m into v should be replaced because v is not in given quantities. so v को हम क्या लिख सकते हैं? p by एम। m, और इसका स्क्वायर है। सो इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर? m into p स्क्वायर बाई m स्क्वायर। तो एक m क्या होगा? कैंसिल। और m आ जाएगा इधर, क्या आ जाएगा? कैंसिल हो p जाएगा। स्क्वायर बाई e। आंसर आएगा e पावर -1 p पावर 2। समझा? यस सर। ठीक है, सो Yes, टेंशन नहीं sir. लेना है, सिमिलर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस शीट में भी दिख जाएगा। सो अभी जब हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस शीट डिस्कस करेंगे ना, सो विल डिस्कस मोर अबाउट दीज क्वेश्चंस। हाँ, सो अभी क्लैरिटी समझ आया कि बाय द ट्रिक यू कैन सॉल्व इट फास्ट, बट कई बार होता है कि यू आर नॉट एबल टू रिलेट द क्वांटिटीज, सो देन यू कैन फॉलो द कन्वेंशनल मेथड। ओके, दिस वन, इससे डेफिनेटली आंसर आएगा ही आएगा। या एनी डाउट? सर शीट में बहुत ऐसे अननोन क्वांटिटीज है। हाँ, बहुत सारी अननोन क्वांटिटीज रहेंगी ना, वो मैंने बोला था कि व्हेन विल डिस्कस द शीट विल लाइक सी दोज क्वांटिटीज एंड विल लर्न दोज क्वांटिटीज। ओके। ओके सर। हाँ, मैंने पहले भी बताया, एग्जाम में जो भी हम टेस्ट वगैरह लेंगे विल ओनली डिस्कस अबाउट द वेल नोन क्वांटिटीज। ठीक है, ठीक है। शीट में हार्डली 20% ओनली यू विल फाइंड दैट देयर आर एक्स्ट्रा क्वांटिटीज। हाँ, रिमेनिंग 80% विल बी लाइक इजीली सॉल्वर। ओके। हाँ सर। सर, या सर एरियल वेलोसिटी मतलब 1 सेकंड में कितना एरिया एरिया कवर? कवर करता है। सो एरियल वेलोसिटी विल बी एरिया अपॉन टाइम। ओके सर। और सर प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? क्या? प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट ना, ग्रेडियंट ऑफ एनीथिंग मींस विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। सो प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर बाई डिस्टेंस, टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब टेम्परेचर बाई डिस्टेंस। ये चीज मैंने ये पॉइंट है कि फिजिक्स में जब भी कभी लिखा आता है रेट ऑफ समथिंग, सपोज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, सो रेट मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम, और ग्रेडियंट मतलब विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। पोजीशन या डिस्टेंस। ओके, तो मतलब टेंशन नहीं, कभी भी रेट ऑफ समथिंग पूछे मतलब टाइम का डिवाइड करना है, और ग्रेडियंट पूछे मतलब डिस्टेंस का। डिस्टेंस का। पोजीशन। हाँ, सो टेंशन नहीं लेना है यार चीजों को। उसमें अपन जब भी प्रैक्टिस शीट डिस्कस करेंगे विल नो अबाउट दीज क्वांटिटीज। ओके। और सर और क्या यस होता है सर। ERG? अरे, ये सीजीएस यूनिट है ना, जैसे न्यूटन फोर्स का यूनिट है, अर्ग एनर्जी का सीजीएस यूनिट है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ होगा शायद यूनिट सिस्टम में। एमकेएस सीजीएस के एग्जांपल्स अगर हम देखें, सो जैसे न्यूटन है, न्यूटन का सीजीएस यूनिट क्या होता है? डाइन। ठीक है, वैसे एनर्जी का सीजीएस यूनिट क्या होता है? अर्ग। और ओके, चलेगा, नो प्रॉब्लम। शीट डिस्कशन के टाइम पे जो भी जितने न्यू पार्ट्स हैं विल लर्न दोज। ओके। यस सर। ओके, ओके देन, बाय बाय एवरीवन।
Thank you, sir. Bye, Bye, sir. sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you. Bye bye. Thank you, sir. Bye bye everyone.